के बाद बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले आडवाणी साहब का क्या रोल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई सुनना चाहेगा। चुनावी रिजल्ट पर क्या है लालकृष्ण आडवाणी की भविष्यवाणी? बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? क्या सोचते हैं इस बारे में लालकृष्ण आडवाणी? हर सवाल का खुद आडवाणी साहब ने जवाब दिया है। लालकृष्ण आडवाणी से इंडिया न्यूज की न्यूज एडिटर आंचल आनंद ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में आडवाणी साहब ने अपने दिल का एक एक राज खोला है। काफी लंबे समय से एक लंबा इंटरव्यू आडवाणी साहब के साथ आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज इंडिया न्यूज पर हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद के हर सवाल का जवाब आडवाणी साहब देंगे। अपने दिल का हर राज वो खोलेंगे। चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं आडवाणी साहब, अब देखिए। और अब की बारी अटल बिहारी से लेकर अब की बार मोदी सरकार तक 2 सीटों से लेकर बीजेपी को 182 सीटें पहुंचाने तक श्रेय जाता है लालकृष्ण आडवाणी जी को। और साथ ही साथ इन्हें प्यार से गुजरात में खासतौर से दादा कहते हैं। दादा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2014 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी की लहर है, मोदी का अंडर करंट है, या फिर कांग्रेस ने अपने पैर में इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है कि इनकम्बेंसी भी है 10 साल की? सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही। मेरे लिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के किसी भी सवाल का उत्तर देते हुए ध्यान केवल अभी के चुनाव पर या पिछले चुनाव पर नहीं रहता, लेकिन क्योंकि मैंने लोकसभा का चुनाव तब से देखा है जब 52 के चुनाव में हर कैंडिडेट का अलग डिब्बा हुआ करता था, जिसका उल्लेख अभी अभी शायद कुरैशी जी ने भी किया है, लेकिन मैंने कई बार किया क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि तब अगर 15 कैंडिडेट होते थे तो 15 डिब्बे रखे जाते थे, और वोटर जब अंदर जाता था तो उसको एक रुपए के आकार का बैलेट पेपर जैसा ग्लेज्ड पेपर पर दिया जाता था, जिस पर अशोक का स्टैम्प था, छपा हुआ होता था। उस पर लिखना नहीं पड़ता था, मोहर नहीं लगानी पड़ती थी। वोटर को कहा जाता था कि जिस कैंडिडेट को तुम समर्थन देना चाहते हो उसका नाम ढूंढना, उसका सिंबल ढूंढना और उस डिब्बे में डाल देना। और बाद में डिब्बे खोले जाते थे और डिब्बों में जो इतने सारे बैलेट पेपर थे वो गिने जाते थे। और मैं उन दिनों में राजस्थान में था और विशेषकर मेरे जिम्मे भरतपुर में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और भरतपुर पूरे जिले में जो एक लोकसभा थी, एक लोकसभा की सीट थी, वो मेरी जवाबदारी थी। और तब मैंने पहली बार बेईमानी का नमूना देखा। पहला जो करप्शन का केस या केसेस देखे वो ये थे कि वोटर अंदर जब जाता था तो उसको उम्मीदवार की तरफ से जो उसे बरगलाना चाहता था वो उनको कहता था तुम अंदर मत डालना, इसको लेकर के बाहर आना, इस बैलेट पेपर को, और बैलेट पेपर मैं तुमको मिलूंगा और तुमको 10 रुपए दे दूंगा, ये बैलेट पेपर मुझे दे देना। अब आप सोचिए कि आई एम टॉकिंग ऑफ 52 और 52 में 10 रुपए क्या थे? इट वॉज अ ट्रेजर। मुझे स्वयं का याद है उन दिनों का कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर जो मेरा था, मैं जिनको जानता था, उसको उस समय शायद 35 रुपए वेतन मिलता था महीने का, और वो कोई उसको कहे 10 रुपए तुम ले लो और मुझे बैलेट पेपर दे दो, खाली कागज है वो तो, उसकी कोई मूल्य नहीं। और फिर इस प्रकार के 10, 12, 15 इकट्ठे करके अंदर जाकर के उनका आदमी जाकर के उस डिब्बे में डाल आता था।
उसके बाद फिर सेकंड इलेक्शन आया जिसमें और वेरिएशन हुए, वो लगे, ये सारी चीजें हुई। तब से लेकर के आज तक मैं देखता आया हूं, और इसीलिए अगर कोई ये सवाल पूछता है तो मैं सोचता हूं कि बाकी इलेक्शंस में और इसमें इलेक्शन में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि कोई आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। ईमानदारी की बात करो तो कांग्रेस वाला भी नहीं कहेगा, वो भी संकोच करता है। ये जो अचानक वो जो भगदड़ चली है ना, बीजेपी ज्वाइन करो, ये अनायास नहीं है। और इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं आज अपने लोगों से, तो मैं ये सवाल नहीं पूछता हूं कि कितनी सीटें आएंगी, क्या आएंगी। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हवा के कारण हम भी बहक रहे हैं। उससे मत बहको, गिनती करो, पक्की गिनती करो। आपके जिम्मे दिया गया है। इस बार तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें पेज प्रमुख बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ इंचार्जेस बनाए गए हैं। तो एक एक बूथ पर कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, उसकी सारी चिंता करके करो। दादा, आप पार्टी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर सब हैं, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद अपना किस तरह का रोल फोर्सी करते हैं आप खुद? मैं कोई फोर्सी नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता। पार्टी जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगा। जी। और एक और सवाल कि आपने कहा कि वाजपेयी जी का टेन्योर वाज द बेस्ट, यानी कि उनके टाइम पे वो बेस्ट प्रधानमंत्री थे। मोदी जी, आपको लगता है कोई टिप होगी जो आप देना चाहेंगे उनको? मैं तो पार्टी के हर एक व्यक्ति जो भी मुझसे सलाह करता है, मैं तो उसको बात कहता हूं। अभी भी यहां मैं आया हूं तो मैं समझता हूं कि मुझे भी जो इंचार्जेस हैं बूथ्स के, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, मैं बात करूंगा जरूर। और नरेंद्र भाई भी जब भी मुझे मिले हैं, इन दिनों में भी मिले हैं, तो सदैव हमने चर्चा की है खुल करके, और अच्छी बातें हुई हैं। और मुझे विश्वास है कि दिस विल बी द best ever election I have seen in my life. And would you say कि मोदी government would be the best ever government also? मानेंगे? That I cannot say. I cannot say. I would always say, जो मैंने आपने अटल जी के लिए कहा, it was much after the government had ended that I wrote a longish blog as to how many prime ministers has the country seen since Pandit Nehru. And of these, if a balance sheet were drawn up of every prime minister, whose would be the best? And in that I wrote why, at least in comparison to Pandit Nehru, to Indira Ji, to Narsimha Rao, and fourth perhaps I took our Atal Ji. I said of these, I explained why I feel that the balance sheet that Atalji has to his credit is the best ever, with not a single blot anywhere. तो कम से कम मोदी जी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और टू लुक अप टू. I have said it at another place that apart from prime ministers, I would say that if I were to identify role models for people in public life, and particularly for my own party, I would name Deen Dayal Upadhyay, Atal ji, Kushabhau Thakre, नानाजी देशमुख. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुना आडवाणी जी का क्या कुछ कहना था. कैमरामैन मोहित के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद.